सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में जो हम लोग चैप्टर सीखने वाले हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने वाले हैं हम लोग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके CSEET के लिए, CSEET के लिए एंड ऑल्सो फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव। तो अगर ICSI ने ये 2 बार दे रखा है CSET में एंड CS एग्जीक्यूटिव में, इसका मतलब कितना भयानक चैप्टर हो सकता है ये, राइट? कितना इंपॉर्टेंट, कितना स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ के इसको यहीं पे CSET पे ही इसको पूरा अच्छे से समझ लेना है, सो दैट तुमको कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट भी आता है, लेकिन ये हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। अच्छा, एक बेसिक मैं बैकग्राउंड आप सबको बता देता हूँ ना, सो दैट आप लोग जो है आराम से इस चैप्टर को थोड़ा एक हिस्ट्री आपको पता चल जाए एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर। समझेंगे हम लोग कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके दोस्तों, कोई मुझको बता सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी दिमाग में बिठाओ कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, फिर तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। देखो, सिंपल टर्म्स में अगर तुमको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट का तात्पर्य होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज लिख देते हैं। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अंडरस्टूड? यहां पे एक वर्ड आता है अग्रीमेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा, अग्रीमेंट का डेफिनेशन कोई बच्चा अगर मुझसे पूछ लेगा कि सर अग्रीमेंट का डेफिनेशन बता दो, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्री करना, टू डू समथिंग, और नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अग्रीमेंट जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है कि कुछ करने का अग्रीमेंट, टू डू समथिंग। दूसरा है कुछ ना करने का अग्रीमेंट, कि ये चीज तुम ना करना। ठीक है, इस चीज का भी अग्रीमेंट होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुमको क्लियर हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट होना होगा। अच्छा, अग्रीमेंट होने के लिए 2 चीज होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है अग्रीमेंट होने के लिए। ठीक है, एक है तुम्हारा ऑफर एंड दूसरा है एक्सेप्टेंस। इस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। इसका मतलब बहुत सारे तरीकों से इस एक्सेप्टेंस एंड ऑफर को हम लोग देख सकते हैं। वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर कोई ऑफर ना हो तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। अगर कोई एक्सेप्टेंस ना हो, मतलब ऑफर तो हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस ना हो, तो एग्रीमेंट कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, तो ऑफर जरूर हो सकता है विदाउट एन एक्सेप्टेंस, लेकिन ऑफर के बिना एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं सकता, है ना? अगर मैंने तुमको ऑफर ही नहीं किया, तुम एक्सेप्ट क्या करोगे? राइट, ये तुमको समझ लेना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये तुमको समझ में आ चुका है। ये सब जो है एसेंशियल की इंग्रेडिएंट्स है फॉर एन अग्रीमेंट। कोई बंदा ऑफर करेगा तब ना जाके मैं अग्री करूंगा, डिसअग्री करूंगा, है ना? अच्छा, यही अग्रीमेंट जो है ये होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? अग्रीमेंट इज व्हाट? बताओ, टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये होता है अग्रीमेंट। अंडरस्टूड? अग्रीमेंट हुआ तब जाके होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट के और कुछ टाइप्स बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स,
वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है सर? ये एक प्रॉमिस होता है। क्या होता है? अ प्रॉमिस। अ प्रॉमिस होता है टू मेक गुड, टू मेक गुड अ लॉस suffered by another, suffered by another। किसी दूसरे ने अगर लॉस सफ़र किया, समझो अच्छे से, किसी दूसरे ने अगर लॉस सफ़र किया, उस लॉस को अच्छा करने का, गुड करने का मतलब इसको जो है लॉस को ठीक करने का अग्रीमेंट होता है। अगर मैंने लॉस किया तो तुम्हारे साथ मैंने अग्रीमेंट कर लिया कि अगर मैंने लॉस किया तो इस लॉस को ठीक करने का अधिकार, इस लॉस को ठीक करने का ड्यूटी जो है ये तुमको मैं देता हूँ। ठीक है, तो वो बन जाता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर से समझाता हूँ कि पकड़ लो, मैंने लॉस किया और मैंने ये लॉस करने से पहले तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि अगर मैंने लॉस किया, अगर मेरा कोई नुकसान हुआ तो तुम उसका जो है उसको ठीक करोगे, तुम उसका भरपाई करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने। ये मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ सो दैट जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे हम लोग डीपली समझेंगे इस चीज को। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ चुका है। बी जो है वो है तुम्हारा लगभग गारंटी। अच्छा, गारंटी देने का मतलब क्या होता है? अ प्रॉमिस टू परफॉर्म अ थर्ड पर्सन लाइबिलिटी इफ डिफॉल्ट। क्या बताओ? अ प्रॉमिस टू परफॉर्म a third party's liability if they default, if they default। समझो यहाँ पे ना गारंटी में क्या होता है कि मैं गारंटी देता हूँ ये तुमको वो काम करके देगा। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, यहाँ पे है पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। समझ में आ रहा है? पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, ये जो पर्सन सी है ना ये है गारंटर, गारंटी देने वाला इंसान जिसको हम लोग कहते हैं गारंटर। अब ये जो इसने जो गारंटी दिया, किसको गारंटी दिया? इसने बी को गारंटी दिया। किस बात का गारंटी दिया? कि अगर ए ने वो काम कंप्लीट ना करके दे पाया तो मैं करके दे दूंगा तुमको। ठीक है, तो इसको और फिर से पढ़ो। अ प्रॉमिस टू परफॉर्म अ थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसका है? ए का लाइबिलिटी। ये थर्ड पार्टी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गारंटी का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सी एंड बी के बीच में। सी ने बी को कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं क्या देता हूं? गारंटी देता हूं कि ए ने, जो कि थर्ड पार्टी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा ना। अब ये ए जो है इसने अगर वो काम कंप्लीट नहीं किया तो मैं करके दे दूंगा। तो अ प्रॉमिस टू परफॉर्म अ थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी इफ दे डिफॉल्ट। तो लाइबिलिटी था किसका? ए का लाइबिलिटी था कि वो कंप्लीट करेगा काम, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया, और डिफॉल्ट कर गया तो सी कर लेगा काम। इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी एंड सी के बीच में। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है गारंटी। नेक्स्ट और डीपली समझेंगे हम लोग फ्यूचर में। अभी इधर देखो क्या क्या टाइप है, दिखा देता हूँ। फिर आता है बेलमेंट। क्या आता है दोस्तों? बेलमेंट। बेलमेंट का डेफिनेशन लिख लो, मैं समझा दूंगा, तुम डेफिनेशन लिख लो फटाफट। ठीक है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। लिखो व्हेन गुड्स, अच्छा मैं लिखवा ही देता हूँ। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, when goods are delivered by one person by one person to another by one person to another for some purpose,
for some purpose. Upon a contract, अब से स्टार्ट होता है, upon a contract, क्या लिखा? upon a contract, ठीक है, that they shall be returned, that they shall be returned, that they shall be returned or disposed or disposed of according to the directions of the person delivering them. बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इसको तुमको समझना है। देखो, इंटरप्रिटेशन सिखा दूं तुमको, थोड़ा इंटरप्रिटेशन सीख लो सो दैट एग्जीक्यूटिव में तुमको मदद हो। एक बार रीड करो, ये पढ़ के तुमको क्या समझ में आया देखो, एक बार अपने आप रीड करो इस चीज को। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कोई पर्पस की वजह से, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them। बताओ क्या सिंपल चीज है दोस्तों, यहां पर पार्टी ए, यहां पर पार्टी बी, ठीक है, ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी। ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, किसी प्रकार का गुड ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ये था कि बी जो है इस गुड को क्या करेगा, या तो रिटर्न करेगा या तो डिस्पोज करेगा, या तो रिटर्न कर देगा या तो डिस्पोज कर देगा। डिस्पोज मतलब ठिकाना लगा देगा। किस प्रकार का ठिकाना लगाना सर? कि मतलब जो भी बोला जाएगा बाय ए, ठीक है, ए जिस भी प्रकार से डिस्पोजल मतलब काम जो दिया है वो कंप्लीट कर देना, ठीक है, इस गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम तुमको दिया है। अब सिर्फ डिस्पोज का मतलब ये नहीं होता कि तुम ज़मीन से माटी उठा के फिर तुम उसको गाड़ दो, वो वाला डिस्पोज नहीं होता। डिस्पोज का मतलब ये होता है कि मैंने इस गुड्स से रिलेटेड जो भी तुमको काम दिया है वो तुमने किया है कि नहीं, ठीक है, वो होता है डिस्पोज। अब समझो यहाँ पे ए एंड बी है, ए ने बी को क्या दिया, गुड्स दिया, ट्रांसफर किया। उससे पहले उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोला कि तुझको रिटर्न करना होगा या तो डिस्पोज कर देना होगा, मैं जिस हिसाब से बोलूंगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसको देखो, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, ठीक है। तो किसने डिलीवरी किया था, ए ने डिलीवरी किया था, तो इसके इशारों पे बी जो है इस गुड का, अब देखो ए ने गुड्स बी को सौंप दिया, अब ए इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए के इशारों पे बी उस गुड का या तो रिटर्न कर देगा या तो डिस्पोज कर देगा, जिस प्रकार से ए चाहता है उस हिसाब से करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। ओके, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, वरना तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा। तुमने गारंटी तो सुना ही होगा, इंडेमनिटी तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन शायद तुमने बेलमेंट नहीं सुना है। तो सिंपल एग्जांपल देखो, इसमें ना दो पार्टीज होते हैं दोस्तों, एक होता है बेलर, क्या होता है बताओ, एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली, ठीक है। किसके कॉन्ट्रैक्ट में? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। अब सुनो एग्जाम्पल देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम हो बेलर, यू, ठीक है, तुम कौन हो? तुम हो शुमॉन, ठीक है। शुमॉन है बेलर, शुमॉन के पास एक बहुत ब्यूटीफुल एक घड़ी था, ठीक है। ये वॉच जो है वो ब्रोकन, खराब हो गया था, तो तुमने इस वॉच को दिया किसके पास? बेली के पास। बेली है वॉच मैकेनिक, वॉच
मैकेनिक, वॉच को ठीक करता है वो, ठीक है। अब क्या किया, ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी। ए ने बी को क्या दिया, गुड्स दिया। क्या दिया बताओ, गुड्स दिया। और क्या कहा, क्या कहा, या तो गुड को तुम वॉच मैकेनिक को कहा गया, या तो तुम उसको बना के दे दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, या तो इसको डिस्पोज कर दो, या तो इसको डिस्पोज कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है? अब डिस्पोज का रीजन कुछ भी हो सकता है, वॉच एकदम खराब हो गया तो बोल सकते हैं कि ठीक है फेंक दे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके दोस्तों, ये समझ में आ चुका, बेली बेलर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है, मैंने समझा दिया तुमको। तो बेलर कौन है, तुम, और बेली कौन है, जिसके पास वो पार्टी बी जो होता है, जिसके पास गया वो गुड सामान, ठीक है। ये हो चुका है बेलमेंट दोस्तों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है, टॉपिक नहीं है वो, एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसको करेंगे हम लोग। एक होता है प्लेज, बहुत ब्यूटीफुल प्लेज। सर और कितना है? और ज़्यादा नहीं है, और दो मैं करवाऊंगा। एक होता है प्लेज। प्लेज, प्लेज क्या होता है? प्लेज लिख लो, अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड आर डिलीवर्ड, लिखो, अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, बताओ, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर ए डेट, एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट, अ सिक्योरिटी फॉर अ, क्या बताओ, सिक्योरिटी फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सर ये माथा के ऊपर से गया, मैं तुमको फिर से बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन सिखाना मेरा ड्यूटी है, तो तुमको इंटरप्रिटेशन सीखना होगा। एक बार रीड करो, अपने आप ही रीड करो एंड देखो कि तुमको कुछ आता है कि नहीं। एक बार देख लो तुमको कुछ आता है कि नहीं प्रॉपरली, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा, बताओ। हाँ जी, अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। हाँ जी, सिंपल चीज़ है, देख इसको ना, सबसे पहले मैं एक काम करवाता हूँ, यहाँ पे तुमको लिखा देता हूँ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहेगा। ये जो प्लेज है ना, इसमें दो लोग रहते हैं, दो पार्टी रहता है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, पार्टी बी। पार्टी ए जो है दोस्तों वो है पौन, क्या बताओ, पौ न, पौ न। एंड पार्टी बी जो है ये पौनी, ये है पौनी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, पाउनर पाउनी। अच्छा, पाउनर कौन है? द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड, पर्सन हु डिलीवर्स द गुड। देखो, अ टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर हो रहा है ना कोई तो गुड डिलीवर कर रहा है, जो भी गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसको कहा जाता है पाउनर। कौन है? डिलीवर, डिलीवर ऑफ गुड्स। ये है रिसीवर, रिसीवर ऑफ गुड्स, जिसने रिसीव किया, क्या बताओ, ठीक है, जिसके पास सामान डिलीवर हो रहा है वो है पौनी, और जो डिलीवर कर रहा है वो है पौनर। सर डिलीवर हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो तुम्हारा पार्टी ए है ना, जो कि तुम्हारा पौनर है, इसने किसी प्रकार का लोन ले रखा है। अब देखो, ये होता है ऐसा कि पार्टी ए ने पार्टी बी से, ठीक है, पार्टी बी से लोन लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? पार्टी ए ने पार्टी बी से लोन लिया, पार्टी ए ने पार्टी बी से लोन लिया। किसने लिया? पार्टी ए ने पार्टी बी से क्या लिया? लोन लिया। इसके बदले सिक्योरिटी में वो क्या रखेगा? सिक्योरिटी में पार्टी ए पार्टी बी को क्या देगा? पार्टी ए पार्टी बी को क्या देगा? किसी ना किसी प्रकार का सिक्योरिटी देगा, सिक्योरिटी देगा। अब ये जो सिक्योरिटी होता है ना दोस्तों, ये सिक्योरिटी जो होता है, ये जो सिक्योरिटी होता है, यही होता है तुम्हारा
गुड जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। याद रखना सिर्फ मूवेबल गुड्स प्लेज हो पाता है, प्लेज जो हो पाता है वो मूवेबल गुड्स प्लेज हो पाता है। तुमने लोन लिया और तुमने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे रखा है, ठीक है। अब जब तुम लोन का पूरा रीपेमेंट कर दोगे, रीपेमेंट कर दोगे, रीपेमेंट अगर हो गया लोन का, तो क्या बी को, पार्टी बी जो है, तुम्हारे उस गुड को फिर से तुमको वापस देना होगा? आंसर है यस, ठीक है। रिटर्न द गुड, रिटर्न द गुड, है ना। तो क्या ये एक प्रकार का बेलमेंट लग रहा है तुमको कि गुड पहले दिया जाता है फिर लिया जाता है? यहाँ पे भी घड़ी हमने दिया था, यहाँ पर भी शुमोन सर ने घड़ी जो है वो वॉच जो है वो दिया था मैकेनिक को, एंड फिर मैकेनिक ने वॉच रिटर्न कर दिया था। तो ये भी एक प्रकार का वैसे ही है ना कि यहाँ पे पार्टी ए ने किसी प्रकार का गुड जो है, मूवेबल गुड जो है, वो पार्टी बी को दिया था, ठीक है, एंड फिर पार्टी बी ने वापस कर दिया वो गुड, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ बेलमेंट। ये क्यों लिखा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि गुड का एक्सचेंज, गुड जो है पहले जा रहा है फिर आ रहा है, इसलिए इसमें टाइप ऑफ बेलमेंट लिखा है, पूरा बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक प्रॉमिस है। देखो, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। याद रखना, अब जो ये तुम कह रहे हो ना कि परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस एंड डेट दोनों हो सकता है। अब तो पार्टी ए ने या तो लोन लिया, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एहसान लिया। एहसान कैसे? पार्टी पार्टी ए का शादी था, ठीक है, तो पार्टी ए का शादी था राज का, ठीक है। तो इस उसको चाहिए था एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बैंड जो पूरा कॉन्सर्ट बजा दे उसके शादी में, ठीक है, कॉन्सर्ट बजा दे उसके शादी में। तो सुमन सर जो है वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और बैंड का जो है लीड गिटारिस्ट वही है। अब ये जो सुमन सर है उसने क्या किया बताओ? उसने प्ले किया, इसके शादी में प्ले किया। क्या किया? प्रॉमिस टू प्ले, प्रॉमिस प्रॉमिस टू प्ले। क्या राज ने शुमन को पैसा दिया, मनी दिया, मनी दिया? आंसर है नहीं, मनी नहीं दिया। तो क्या दिया? बोल सिक्योरिटी दिया। बोला कि राज ने शुमन सर को कहा कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, आप सिक्योरिटी के तौर पे मेरा स्कूटी रख लो। शुमन सर कहे चलो ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे मैंने रख लिया। तो क्या शुमन सर जो है किसी प्रकार का लोन दिया है क्या राज को? ना, लोन नहीं दिया है। क्या दिया है फिर? परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए परफॉर्मेंस किया है। ये कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कंप्लीट करना अपना प्रॉमिस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है उसमें, या तो बैंड बजा दिया, गाना बजा दिए, वो वाला परफॉर्मेंस नहीं। वो मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला दिखाया है। परफॉर्मेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पकड़ लो, तुमने कहा कि किसके बदले किसके बदले किसके बदले, परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता है। पकड़ लो, कुछ भी प्रॉमिस तुम इमेजिन कर लो ना, तुम कुछ भी प्रॉमिस इमेजिन कर लो कि चलो अगर ये तुमने किया तो मैं सिक्योरिटी के तौर पे तुमको ये दे रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से पकड़ लो शादी का अरेंजमेंट है, पकड़ लो शादी का अरेंजमेंट है, और डेकोरेशन का काम जो है शुमन ने कर लिया। और राज के पास इतना पैसा नहीं था, उतने उसने सिक्योरिटी के तौर पे स्कूटी जो है वो गिरवी रख दिया शुमन के पास, ठीक है। अब जब ये पैसा वो पेमेंट कर देगा बाद में, तब क्या हो जाएगा बताओ? क्या शुमन ने किसी प्रकार का लोन दिया है इसको? नहीं, उसने परफॉर्मेंस किया। क्या परफॉर्मेंस हुआ है? परफॉर्मेंस हुआ ये है कि उसने पूरा उसका शादी का मंडप सजा दिया, ठीक है, डेकोरेशन का काम कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है किसने? शुमन ने। समझ में आ रहा है? तो हर जगह पे लोन नहीं आता है, डेट नहीं आता है, कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस भी आ जाता है फॉर प्रॉमिस, ठीक है। तो ये होता है प्लेज। अब जो प्लेज मतलब ये सिक्योरिटी के तौर पे जो कुछ भी तुम रख रहे हो ना, उसको कहा जाता है प्लेज। क्या ये समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट में जो हम लोग देखने वाले दोस्तों, वो है हमारा एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, व्हेन वन पर्सन एक्ट
ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर। सिंपल है, यहां पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, एजेंट का रिलेशनशिप। जैसे मम्मी पापा का रिलेशनशिप है ना, फिर सन एंड डॉटर का रिलेशनशिप, सॉरी सन एंड फादर का रिलेशनशिप, डॉटर एंड फादर का रिलेशनशिप, उसी प्रकार से ये रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एजेंसी। एजेंसी का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल जिस जो जो कहेगा तुमको करने के लिए, तुमको वो करना होगा अंडर द प्रिंसिपल्स ऑर्डर। ये होता है एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो तुमको मैंने समझा दिया है। क्या है, समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम नॉर्मल है प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला। ठीक है, ये होगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने यहाँ पे देख रखा है। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारा पूरा जो है थोड़ा बहुत तुमको आइडिया आ चुका है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। एक छोटा सा तुमको मैं चीज़ बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तुमको लगता होगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ लिखित ही होना चाहिए। आंसर है नहीं। अगर तुम फ़ोन के ऊपर भी अग्री कर रहे हो किसी भी चीज़ के से रिलेटेड, फ़ोन के ऊपर भी अगर तुम अग्री कर रहे हो वो भी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लिखित होना इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये जो है तुम ओवर द टेलीफोन भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक बहुत पर्टिकुलर प्रोविजन है जो एकदम लास्ट में तुम देखोगे इस चैप्टर के, वो है ओवर द फोन टेलीफोन, ओवर द टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है? ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लास्ट तक बैठे रहना है, लास्ट तक जो है टिके रहना है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास होने वाला है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ कंपनी जनरल लॉ का सबसे पहला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू या फिर मोर पीपल दैट द लॉ विल एनफोर्स। इट क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये दो चीज तुमको याद रखनी, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये होता है, लीगल राइट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा अधिकार, अधिकार। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ किसी प्रकार का क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब अधिकार एंड ड्यूटी जो है दोनों के ऊपर लगता है, दोनों के ऊपर लगता है। मैं तुमको समझा देता हूं। ठीक है, इसको ना मैं करवा देता हूं यहीं पे। अधिकार एंड ड्यूटी जो है दोनों पे लगता है। कैसे लगेगा मैं तुमको समझाता हूं। अब ये तब लगता है अगर तुमने किया है कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बी जो है एक है सिविल इंजीनियर। ठीक है, ये घर बनाता है। ठीक है, और ए जो है नॉर्मल पार्टी है। ए ने बी को कहा कि मैं तुमको 10 लाख रुपीस दूंगा, तुम मुझको घर बना दो मेरी ज़मीन के ऊपर। ज़मीन मेरा है, तुम उसके ऊपर घर बना दो, आलीशान अच्छा घर बना दो 10 लाख रुपए में। बी ने क्या किया? बोला कि यस। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बताओ ए का अधिकार क्या है? ए का अधिकार, अधिकार ए का जो अधिकार मतलब लीगल राइट जो है वो ये है कि वो रिसीव करेगा घर, घर रिसीव करेगा फ्रॉम द पार्टी। और यही है तुम्हारे पार्टी का ड्यूटी कि ये घर जो है डिलीवर करेगा पार्टी ए को। पार्टी ए का अधिकार है कि वो घर रिसीव करेगा फ्रॉम पार्टी बी, और पार्टी बी का ड्यूटी है कि वो घर जो है पार्टी ए को डिलीवर करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यह अधिकार। अब पार्टी ए का ड्यूटी क्या है? पार्टी ए का ड्यूटी है कि ये जो घर रिसीव किया है इसके बदले वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा, 10 लाख का पेमेंट करेगा। और पार्टी बी का अधिकार है ये पेमेंट रिसीव करने के लिए, ये मनी रिसीव करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो दोनों पार्टी के पास अधिकार एंड ड्यूटी दोनों रहता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, याद रखना। अच्छा, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो तब वो लीगल हो जाता है। समझ में आ रहा है? लीगल हो जाता है। लीगल होने का मतलब क्या होता है? लीगल होने का मतलब ये होता है कि तुम
कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। लीगल का मतलब यही होता है कि तुम कोर्ट में अगर पार्टी बी ने जो ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, इसने अगर जो है तुमको घर डिलीवर नहीं किया ऑन टाइम, पैसा ले लिया वरना मगर घर डिलीवर नहीं किया, तो तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, तुम कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ पे जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट में जाने का अधिकार तुमको देता है ये कॉन्ट्रैक्ट, वरना किस बात का अधिकार? तुमने किसी प्रकार का अग्रीमेंट हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो किस हिसाब से तुम कोर्ट पे चले जाओगे? कोर्ट में जाने का अधिकार तुमको तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देता है। क्या ये समझ में आ रहा है? उसी को कहा जाता है लीगल राइट। एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। क्या ये समझ में आ चुका है पूरा? तो अन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है बिटवीन दो या फिर उससे ज़्यादा पीपल के बीच में, और जो द लॉ विल इन्फोर्स का करने का मतलब होता है कि लॉ उसको मानेगा। ये अग्रीमेंट जो है इसको मानेगा कौन? लॉ, ठीक है। और मानने से क्या होता है? तुमको लीगल राइट मिलेगा एंड ऑब्लिगेशंस भी तुम्हारे ऊपर लगने वाला है। लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस, क्या ये समझ में आ चुका है? ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्निंग लॉ। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ये होता है गवर्निंग लॉ। यही गवर्न करता है तुम्हारे पूरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिया में होते हैं। अच्छा, सीधा इधर आ जाओ, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा इधर आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स्ड है बाय लॉ। अब इसका मतलब ये क्यों लिखा है इन्फोर्सेबल बाय लॉ? ये क्यों लिखा है दोस्तों? याद रखना, तुम अन शन भन मन जो है अग्रीमेंट नहीं कर सकते, अन शन अग्रीमेंट नहीं कर सकते। पकड़ लो, तुमने इंसानों की खरीदा बेची का अग्रीमेंट कर रहे हो, तुम चाइल्ड लेबर ला के बेच रहे हो, क्या तुमने अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम किसी के बच्चे को खरीदने वाले हो, तो क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बताएगा सर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ भी है, तुम्हारा अग्रीमेंट जो कुछ भी है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब लॉ उसको मान्यता जो है वो देना चाहिए। अगर लॉ वो चीज़ नहीं मानता, लॉ के डेफिनेशन में अगर वो क्राइम है या फिर वो जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ इन सेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है, ठीक है, जो मान्यता नहीं दे सकता लॉ, ठीक है, तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट करने का कोई बात नहीं बनता, कोई मतलब सेंस नहीं बनता। जैसे तुम पकड़ लो ड्रग्स का अग्रीमेंट कर रहे हो, तो तुम कोर्ट में जाके कहोगे सर उसको मेरे को 2 किलो कोकेन देना था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ जो है उस पर कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये लॉ जो है वो मानेगा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है तेरे को दोस्त? सिंपल बता दे, क्या ये तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कि तुम अनशन कुछ भी जो है अग्रीमेंट नहीं कर सकते, वही अग्रीमेंट तेरे को करना होगा जो लॉ मान्यता देता है। सिंपल एज दैट। उसके बाद देख, 2 की एलिमेंट्स, एक होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अग्रीमेंट, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है द अग्रीमेंट मस्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो तुम अग्रीमेंट बना रहे हो उससे एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं होता? जैसे मैंने तुमको समझाया है कि अनशन अग्रीमेंट नहीं हो पाता है, वो एक्ट, वो लॉ जो है वो नहीं मानता है। तो कोकेन डिलीवरी करने का, चरस गांजा डिलीवरी करने का जो अग्रीमेंट तुम करने जा रहे हो वो लीगल ही नहीं है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो फिर सर इसको याद करने का फॉर्मूला बता दो सर। फिर फॉर्मूला ये है दोस्तों कि फॉर्मूला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट करने से नहीं चलेगा, उस प्रकार का अग्रीमेंट करना होगा जो लॉ में मान्यता है। अगर लॉ नहीं मानता है तो तू एग्रीमेंट, चरस गांजा का अग्रीमेंट करके क्या करेगा? तू कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तेरे को ही पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? तो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ जो है वो होना नेसेसरी है, ठीक है। अग्रीमेंट क्या है दोस्तों? अग्रीमेंट देखो एक बार फटाफट। अग्रीमेंट है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। इंटरप्रिटेशन सीख, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। तो एक प्रॉमिस
दूसरा प्रॉमिस, या तो 2 3 4 प्रॉमिस या फिर 2 3 4 प्रॉमिस, ठीक है। एक दूसरे का कंसिडरेशन बनता है, ये एक दूसरे का कंसिडरेशन कैसे बनता है, तू मेरे को प्रॉमिस करेगा, मैं तेरे को प्रॉमिस करूंगा, ये बनता है तेरा कंसिडरेशन, ठीक है। अब पकड़ ले, तू किसी दुकान में जाके चिप्स के पैकेट खरीद रहा है, कंसिडरेशन में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, लेकिन अग्रीमेंट में पैसा नहीं दिया जाता, अग्रीमेंट में दिया जाता है प्रॉमिस, है ना। फिर प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ मैं पैसा दूंगा, अग्रीमेंट में पैसा तो होता ही है, इन्वॉल्व होता है, लेकिन इनिशियली अग्रीमेंट क्या होता है, पैसा तो तुमको देने का बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, लेकिन तुम अग्री करोगे ना देने के लिए, तो तुम्हारा जो अग्री करना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉमिस, कि हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 10 रुपए दूंगा। समझ में आ रहा है। तो अग्रीमेंट मतलब सिर्फ प्रॉमिसेस, याद रखना अग्रीमेंट से कुछ भी जो है तुमको याद रखना है, तो तुमको ये रखना है अग्रीमेंट मतलब दो पार्टी के बीच में प्रॉमिसेस होना, ठीक है, प्रॉमिस का एक्सचेंज होना, वो होता है अग्रीमेंट, फिर जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या है समझ में आ रहा है। अगर दोनों अग्रीमेंट नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें और एक चीज मैं तेरे को लिखा देता हूं जो तुमको पढ़ के जो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। देख, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट एक फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। पहला होता है अग्रीमेंट, पहला होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, पहला होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, पहला होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आ रहा है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज है। अगर तू बच्चा नहीं बनेगा तो अडल्ट कैसे बनेगा, अडल्ट बनने के लिए तेरे को बच्चा बनना पड़ेगा पहले, तो ये है बच्चा। अग्रीमेंट जो है उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए हर अग्रीमेंट, हर अडल्ट एक बच्चा तो है ही, क्योंकि वो पहले बच्चा बना फिर अडल्ट बना। तो हर अग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ बता, क्या हर बच्चा एक अडल्ट होता है? बच्चा जो है वो अडल्ट हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो अभी तक अडल्ट के स्टेज में पहुंचा नहीं है। तो हर बच्चा एक अडल्ट नहीं है, लेकिन हर अडल्ट एक बच्चा ज़रूर है, क्योंकि वो बच्चे के रूप से, बच्चे का स्टेज पार करके वो अडल्टहुड में आया है, राइट। तो उसी प्रकार से बट एवरी अग्रीमेंट जो कि बच्चा है इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि अडल्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है। एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, सिंपल इज दैट। फिर देख, हाउ इज एन एग्रीमेंट फॉर्म्ड, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जो मैंने तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों नेसेसरी है। अगर ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस बात का, याद रखना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तभी जाके एक अग्रीमेंट कंप्लीट होता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों। देख, फिर आता है प्रॉमिस। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफर, द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। सिंपल चीज, मैंने अगर एक्सेप्ट किया तो मैंने प्रॉमिस किया कि चल ठीक है मैं कर दूंगा। तूने मुझको ऑफर किया कि 10 लाख रुपए लेकर मैं तेरे को घर बना दूं, ठीक है। तो मैंने उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये कि मैंने तेरे को प्रॉमिस कर दिया कि हाँ तेरा घर मैं बना के दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ चुका है, ओके। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड। याद रखना हर एक अग्रीमेंट में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में मीटिंग ऑफ द माइंड नेसेसरी है। जोर जबरदस्ती फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है। याद रखना, कोर्ट में जाओगे तुमको डंडा पिटा के, तुमको डंडा से मार के भगा देगा, क्योंकि तुमने किसी को मतलब फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। मीटिंग ऑफ द माइंड नेसेसरी है। मीटिंग ऑफ द माइंड का मतलब होता है कि दोनों अग्री कर रहा है खुशी खुशी, समझ में आ रहा है, दोनों खुशी खुशी एक पेज में है, दोनों खुशी खुशी अग्री कर रहा है, तो मीटिंग ऑफ द माइंड नेसेसरी है। अगर तुम किसी को डरा धमका के एग्रीमेंट कर रहे हो, वो जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, कंसेंसस एड आइडियम, मीटिंग ऑफ द माइंड, बोथ पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। सेम थिंग के ऊपर अग्री करेंगे,
सेम सेंस में एग्री करेंगे एंड एट द सेम टाइम एग्री करेंगे, उसी वक्त एग्री करेंगे, उसी सेंस में एग्री करेंगे एंड उसी चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे, तब जाके वो कंप्लीटली बनता है एक अग्रीमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑब्लिगेशन मैंने समझा दिया, इसको रीड कर लेना है। अच्छा, अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको ये करके। अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया था कि हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुमको बताया था ना मैंने, हर एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हर एग्रीमेंट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखना, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लिखाया था ना मैंने। क्यों? ये किसके वजह से लिखाया था? अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, बहुत बवाल क्लास होने वाला है। घर गृहस्थी में जो झमेला होता है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा भैया, बहुत मज़ा आने वाला है सच्ची में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मीट करेंगे। वीडियो को पसंद आया है, चैप्टर एंड टॉपिक्स को समझ में तुमको इजी लगा है, तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कर दो अपने दोस्त, फैमिली एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम्हारे जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे, सो दैट यू कैन हेल्प अस रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ये हमको मोटिवेट करेगा मोर एंड मोर वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।